एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं दिस लेक्चर सीरीज़। और चैप्टर नंबर 4 जो है वर्क और एनर्जी के बारे में है। अब तक हमने जो है वर्क के बारे में पढ़ा, वर्क की डेफिनेशन पढ़ी और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट किया। आज हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स बेसिकली क्या होती है। तो वेरिएबल फोर्स बेसिकली जिस तरह से नाम से ही जाहिर है कि वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स होगी जो कि चेंज हो रही है। चेंज जब फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड वाइज भी हो सकती है और ये डायरेक्शन वाइज भी चेंज अकर कर सकती है। सो वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब स्पेस जिस हिसाब से हम मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो फोर्स की मिकदार जो है वो चेंज हो रही है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो किस तरह से हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जब हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो ये कम होती जाती है, एक ख़ास सतह तक ये रहती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो ये रॉकेट की मोशन के अंदर हमें एनकाउंटर होती है इस तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़ जो है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मूव करते हैं तो जो चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल वेरिएबल फोर्स। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कंसिडर करेंगे वो होगी जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। इनिशियली उस पर थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, उसके बाद ज़्यादा फोर्स, उसके बाद ज़्यादा फोर्स, जब फुली कंप्रेस होता है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में जो फोर्स है वो स्प्रिंग भी हमारे ऊपर लगाता है। तो फुली जब कंप्रेस्ड होता है तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जब थोड़ा कंप्रेस होगा तो कम फोर्स लगाएगा। तो ये भी एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल है। इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेते हैं कि वेरिएबल फोर्स को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। अ फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या होगी? अ फोर्स whose magnitude or direction चेंजेस। तो ऐसी फोर्स जिसके अंदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल फोर्स। अब इसके अंदर जो एग्जांपल है वो सबसे पहले ग्रेविटी की आएगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो किस पे इफ़ेक्ट करती है? रॉकेट की मोशन पे। तो रॉकेट जूँ ही दूर जाता है सरफेस से, अर्थ की सतह से, तो ग्रेविटी कम से कम होती जाती है। दूसरी जो फोर्स है वो होगी कंप्रेशन या स्ट्रेच के दौरान जो स्प्रिंग की फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये बेसिकली वेरिएबल फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। अब हमने जो कंसीडर करना है वो टॉपिक हमारा ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हमने पढ़ना ये है कि वेरिएबल फोर्स जो है वो किस तरह से वर्कआउट करती है, और अगर हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल की मोशन को कंसीडर करते हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हम कोई भी यूनिफॉर्मेलिटी नहीं दे सकते। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे डिफरेंट थी, उसके बाद ये चेंज होती गई, तो ये सारा पाथ जो है ये एक रैंडम पाथ बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं पूरे पाथ को, और ये बिल्कुल इतने छोटे होते हैं कि हर एक के लिए जो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरह से ये डेल्टा D1 होगा, डेल्टा D2 होगा, और ये इसी तरह से चलते चलते डेल्टा Dn तक पहुंच जाएगा। तो ये पूरी डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा Ds के अंदर, और हर इस पैच के लिए जो फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगी F1, और इसी तरह से F2 और F3
और ये चलते चलते जब इस पॉइंट पे आएगी तो इस लास्ट पार्ट के लिए जो फोर्स है वो Fn के बराबर होगी। सो हमने क्या किया है, वेरिएबल फोर्स है, चूँकि हर पॉइंट पे फोर्स डिफरेंट थी। F1 एक 1 पॉइंट है, इसके ऊपर फोर्स डिफरेंट है, सेकंड पॉइंट पे डिफरेंट है, थर्ड के ऊपर डिफरेंट है। हमने इस पूरे पाथ को पैचेस में डिवाइड कर लिया और पैचेस में डिवाइड करने के साथ साथ इस फोर्स को भी हमने हर पैच के लिए अलग-अलग F1 2 3 के साथ नाम दे दिया। सो इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ वेरिएबल फोर्स रैंडमली। ठीक है, ये रैंडमली हमें यहाँ से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, वी डिवाइड इट्स पाथ इनटू स्मॉल पार्ट्स सच दैट, किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 और अप टू डेल्टा Dn में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इसी तरह से जो फोर्स है वो क्या होगी, फोर्स जो है वो भी इसी तरह से F1, F2, F3 हर पैच के लिए ये n टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक और चीज़ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ पे वर्क डन जो है वो F डॉट डी कॉस थीटा के बराबर होता है। आपको पता है F डी कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमें इस थीटा के लिए हर पैच में थीटा भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2, थीटा 3 और यहाँ पे आते हुए थीटा n के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है जी। सो एंड एंगल्स किस तरह से होंगे, अब थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और इसी तरह से थीटा n। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक एक सेट पैरेलल में क्वांटिटीज़ का हर पैच के लिए डिफाइन हो चुका है अलग-अलग। अब हम क्या करते हैं, वर्क डन फॉर फर्स्ट, वर्क डन फॉर फर्स्ट पैच या फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वर्क डन फॉर फर्स्ट पैच। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स यहाँ से उठाएंगे हम पहले पैच के लिए, तो फोर्स क्या होगी, इसको हम नाम देते हैं डेल्टा W1। पहले पैच के लिए फोर्स क्या होगी, F1 पहले पैच के लिए। उसके बाद क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस क्या है, डेल्टा D1। उसके बाद कोसाइन ऑफ थीटा, तो कोसाइन ऑफ थीटा 1, कॉज ऑफ थीटा 1। ओके, अगेन दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा W2 F2 डेल्टा D2 कॉस थीटा 2। इसी तरह से थर्ड पार्ट के लिए डेल्टा W3 F3 D3 कॉस थीटा 3। और चलते चलते हम nth पार्ट तक पहुंच जाएंगे और फाइनली हम डेल्टा Wn कैलकुलेट करेंगे और इट विल बी इक्वल टू Fn डेल्टा Dn कॉस थीटा n। सो अब हमने क्या किया, पहले इस पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हर पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लिया अलग-अलग से। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वर्क डन में इस सारी इक्वेशंस को ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए और इसी तरह से चलते चलते ये nth पार्ट के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इनको ऐड अप करते हैं। ओके, सो टोटल वर्क डन जो है इसको हम W के साथ
डिनोट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 एंड अप टू डेल्टा Wn। इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो F1 डेल्टा D1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस F3 डेल्टा D3 इंटू कॉस थीटा 3 और इसी तरह से ये प्लस अप टू सो ऑन हो जाएगा। और ये अप टू लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे Fn डेल्टा Dn इंटू कॉस थीटा n। तो सारी की सारी जो वर्क डन थी हर पार्ट के लिए उस वर्क डन को हमने ऐड अप कर लिया और ऐड अप करने के नतीजे में हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इसको ऐड अप करें तो हमें समीशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें रेपिटेशन में आ रही, F1 2 3 F जो है वो रेपिटेशन में आ रहा है और चलता जा रहा है। अगर हम यहाँ पे F लिख दें, I लगा दें, बाद में हम इस F की जगह पे 1 लगाएं प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 तो ये सारे F आते जाएंगे। इसी तरह दूसरी टर्म देखें तो डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा D3 चलता जा रहा है तो हम डेल्टा D के साथ भी I लगा लेते हैं। अब हम I इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पहली टर्म आ जाएगी, दूसरी तीसरी। इसी तरह से कॉस थीटा तो कॉस थीटा के साथ भी I लगा लेते हैं। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, समीशन का मतलब है प्लस लगा के 2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, प्लस लगा के 3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएंगी और अप टू ये लास्ट टर्म n के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू समीशन I इज़ इक्वल टू 1 अप टू n और इसके साथ क्या आ जाएगा Fi डेल्टा Di कॉस थीटा और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है I इज़ इक्वल टू 1 अप टू n और Fi डॉट क्या होगा डेल्टा Di और अब ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। सो फाइनली हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब हमने देखना यह है कि ग्राफिकली हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चूँकि आपने पहले देखा था कि कांस्टेंट फोर्स के लिए भी हमने पहले वर्क डन जो है वो कैलकुलेट तो कर लिया था, लेकिन उसके लिए भी हमने बाद में ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट किया था। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं और उस प्लॉट में हम देखते हैं वर्क डन जो है वो एरिया अंडर दी कर्व के बराबर होता है। तो इसके लिए भी हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे। कांस्टेंट फोर्स के और इसके प्लॉट में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कांस्टेंट फोर्स के लिए एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगल आई थी और इसके लिए जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया हमारे पास आएगा और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं लेट अस चेक। ओके, तो ग्राफिकली हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को और ग्राफ बिटवीन, पहले तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाया था, लेकिन इस दफ़ा प्रॉब्लम ये है कि कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1 नहीं है, सो लिहाजा हम डिस्प्लेसमेंट उसी तरह कंसीडर करेंगे, लेकिन फोर्स की जगह पे हम क्या करते हैं एफ कॉस थीटा को प्लॉट करते हैं। तो एफ कॉस थीटा को हम इस एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब होगा क्या कि फोर्स कभी ज़्यादा है और कभी कम है, पहले ज़्यादा है फिर कम हो जाती है फिर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ये रैंडम वेरिएबल फोर्स है। ओके, ऊपर की तरफ जहाँ पे ग्राफ होगा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी, नीचे की तरफ जब होगा तो फोर्स कम होगी और डिस्टेंस जो है वो इसके साथ साथ आगे की तरफ चलता जा रहा है। इसको हम डॉटेड लाइन से इस तरह मिलाते हैं। अब ये जो इसके इनसाइड एरिया है इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली हम इस तरह से करते हैं कि हम इस एरिया को, किसी भी किस्म के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं नॉर्मली कि हम कोई जो राइज शक्ल होती है उससे इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। ना तो ये सर्कल बन रहा है, ना तो ये रेक्टेंगल बन रही है और ना ही ये स्क्वायर बन रहा है। फिर हम इसको करते क्या हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक आसानी पैदा करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं वर्टिकली छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर और ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट रेक्टेंगल्स बनती जाती हैं और हम फार्मूला रेक्टेंगल का यूज़ कर लेते हैं और इनके एरियाज़ जो हैं वो कैलकुलेट करना आसान हो जाते हैं। सो ये हमारे पास
नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ चुके हैं और इन रेक्टेंगल्स के जो एरियाज़ हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे और सम अप करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है जी। सो इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे? प्लॉट ग्राफ between d displacement and f cos थीटा। ठीक है जी। तो f cos थीटा और d के दरमियान हमने ये प्लॉट किया है ग्राफ, और ये है रैंडम। इट इज अ रैंडम शेप, so we divide it into vertical patches such that each represents area of rectangle। ठीक है जी। तो हर पैच जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स हम इन सारे एरियाज़ को कैलकुलेट करेंगे तो वो वर्क डन के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स is work done by variable force। और लास्टली हमने एक पॉइंट डिस्कस करना है कि अगर आप देखें यहाँ पे तो थोड़ी बहुत ये ट्रायंगल्स ऊपर नीचे जाती हुई आपको नज़र आ रही हैं। अगर इसको हम देखें तो ये एक्यूरेसी को कम करना शुरू कर देते हैं। अगर एक्यूरेसी को हमने इंक्रीज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, इन रेक्टेंगल्स को मज़ीद डिवाइड करते जाएंगे, ज़्यादा छोटी छोटी एंगल्स बनती जाएंगी, सच दैट कि ये जो डेल्टा डी बनेगा इट विल टेंड्स टू ज़ीरो। ऑलमोस्ट ये ज़ीरो के करीब करीब हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। तो टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि ये ज़ीरो तो नहीं होगा लेकिन करीब करीब ज़ीरो के होगा, और ये सारी इक्वल रेक्टेंगल्स बनेंगी और जो एक्यूरेसी है वो क्या होगी, एक्यूरेसी एनहेंस हो जाएगी। सो एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट is divided into much smaller parts such that वर्क डन जो है वो किसके बराबर आ जाता है। ये इक्वेशन वही होगी जो हमने फाइंड आउट की है, डॉट डेल्टा डी। लेकिन अब डेल्टा डी जो है इसके ऊपर एक लिमिट है, और वो क्या है कि डेल्टा डी टेंड्स टू ज़ीरो, विच मीन्स डेल्टा डी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो दिस आर्टिकल इज़ completed।